अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम पॉलीमर है, इसमें हम टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर एडिशन पॉलीमर्स के बारे में स्टडी किया और आज का हमारा टॉपिक है कंडेंसेशन पॉलीमर्स। और इन दोनों में से मेरे ख्याल में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कंडेंसेशन पॉलीमर है। अब हमने एडिशन पॉलीमर में ये देखा था कि जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं जिनको हमने मोनोमर का नाम दिया था, वो कंबाइन होके एक रिजल्ट में लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमर, विदाउट लॉस ऑफ एनी स्मॉल मॉलिक्यूल। मतलब जस्ट मोनोमर ऐड होते थे और रिजल्ट में एक ही चीज बनती थी। लेकिन कंडेंसेशन पॉलीमर के अंदर जब मोनोमर कंबाइन होंगे तो उसके रिजल्ट के अंदर पॉलीमर के साथ साथ कोई छोटा सा मॉलिक्यूल रिलीज होगा, जैसे कि पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था। नॉर्मली वाटर या रिलीज होता है, या HCl रिलीज होता है, या अमोनिया गैस रिलीज होती है। ये छोटा सा मॉलिक्यूल इस तरह से अगर रिलीज हो तो वो हमारे पास कंडेंसेशन पॉलीमर की एग्जांपल होगी। अब इसकी डेफिनेशन यही लिखी है, कंडेंसेशन पॉलीमर्स फॉर्म व्हेन टू मोनोमर ज्वाइन विद एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल। इसके अंदर जब डिफरेंट मोनोमर्स आपस में कंबाइन होते हैं तो रिजल्ट में कोई छोटा सा मॉलिक्यूल रिलीज होता है। जैसे कि आपकी बुक में सिर्फ वाटर लिखा हुआ है, लेकिन ये आप जब डिफरेंट टाइप्स पढ़ोगे, फर्दर आगे डिफरेंट एग्जांपल पढ़ोगे तो आपको, अच्छा मैंने टाइप्स कहा है, टाइप्स की बजाय एग्जांपल आपने कहना। डिफरेंट एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर वाटर भी आपको रिलीज होता नजर आएगा, जो कि यहां हम पढ़ेंगे। उसके बाद अमोनिया भी रिलीज होता नजर आता है, HCl भी आपको रिलीज होता, कई दफा मेथनॉल भी नजर आता है। ये नॉर्मली ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स के दौरान, पॉलीमराइजेशन के दौरान इनकी फॉर्मेशन होती है। तो ये पहले इसकी डेफिनेशन होगी। दूसरे नंबर पे इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जब डिफरेंट मोनोमर कंबाइन होके पॉलीमर की फॉर्मेशन करते हैं, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। यहां से ही नाम है ये कंडेंसेशन पॉलीमर्स। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप कंडेंसेशन पॉलीमर्स की फॉर्मेशन करते हो। इसमें आगे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, एग्जांपल्स आप कह सकते हो पॉलीएस्टर एंड पॉलीअमाइड। ये दोनों एग्जांपल हमारे पास किसकी हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर्स की। अब इसमें होता नॉर्मली ये है कि जैसे पॉलीएस्टर और पॉलीअमाइड्स को किस तरह से बनाते हैं, तो हमारे पास जो मोनोमर्स होते हैं वो कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, मतलब ये वाला जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा, ऐसे कंपाउंड क्या शो करेंगे, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन शो करेंगे। और कार्बोक्सिलिक एसिड और हाइड्रोक्सिल, जिस ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर OH होगा। आसान अल्फाज में एक हमारे पास कोई ऐसा मोनोमर है जिसमें COOH ग्रुप हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, COOH ऐसे भी लिख सकते हो। ये ग्रुप एक कंपाउंड में मौजूद हो, एक मोनोमर में हो और दूसरे के अंदर OH हो, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक पॉलीमर, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलीएस्टर। इसको क्या कहा जाता है, पॉलीएस्टर। और इसमें लिंकेज ये होता है नॉर्मली, ये वाला बॉन्ड, फिर कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां से आप क्या निकाल देते हो, OH। ठीक है, यहां से OH और यहां से आप क्या निकाल देते हो, H। तो आगे क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन, और फर्दर जो दोनों तरफ कार्बन की चेन होगी। ये लिंकेज जिस पॉलीमर के अंदर होता है उसका हम क्या कहते हैं, पॉलीएस्टर कहते होते हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल है पॉलीअमाइड बनाने की। पॉलीअमाइड में क्या होता है, हमारे पास सेम यही एक कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप, कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां OH, ये सेम, ये दोनों सेम है। ये भी कार्बोक्सिल या कार्बोक्सिलिक एसिड आप इसका नाम नॉर्मली देते होते हो। तो जब आप अमाइन के साथ इसका रिएक्शन करते हो, ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर अमाइन फंक्शनल ग्रुप होता है, अमाइन नॉर्मली ये होता है N, 2 हाइड्रोजन लगे होते हैं, नाइट्रोजन के साथ ये बॉन्ड फ्री होता है। अब यहां से हम नॉर्मली क्या निकालते होते हैं, यहां से H और यहां से OH, तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, पॉलीअमाइड। पॉलीअमाइड में ये फंक्शनल ग्रुप होता है, ये सिंगल बॉन्ड, कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और उसके बाद यहां से मैंने क्या कहा, OH और यहां से H, तो यहां इस कार्बन के साथ क्या जुड़ जाता है, नाइट्रोजन। और ये हाइड्रोजन एक आप बेशक नीचे लिख दो या ऊपर लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस पॉलीमर के अंदर ये वाला आपको रिपीटिंग यूनिट नजर आया या ये फंक्शनल ग्रुप नजर आया, उसका हम क्या कहेंगे, पॉलीअमाइड। तो ये आइडेंटिफिकेशन है किसकी, पॉलीएस्टर और पॉलीअमाइड की। ऐसे पॉलीमर जिसके अंदर ये लिंकेज आपको नजर आया वो पॉलीएस्टर, और जिसके अंदर ये लिंकेज नजर आया वो
पॉलीएमाइड्स कहलाएंगे। अब इसमें की फीचर्स क्या क्या हैं, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि जब मोनोमर्स के दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन होती है उसके रिजल्ट में स्मॉल मॉलिक्यूल रिलीज होता है, जैसे कि वाटर, अमोनिया, उसके बाद HCl, या ये भी आप लिख सकते हो जैसे मैंने बताया मेथनॉल CH3OH। नॉर्मली ये चार ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के दौरान रिलीज होते हैं। अब उसके बाद अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि रिपीटिंग यूनिट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट मोनोमर्स। तो जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स है इसके अंदर नॉर्मली आपको पता है कि दो डिफरेंट मोनोमर्स आपस में कंबाइन होते हैं, तो रिजल्ट में जो पॉलीमर बनता है उसके अंदर रिपीटिंग यूनिट जो कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, ये कल भी हमने डिस्कस किया था, वो चीज जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, रिपीटिंग यूनिट। तो जो रिपीटिंग यूनिट है उसके अंदर टू डिफरेंट मोनोमर्स के फंक्शनल ग्रुप आपको नजर आएंगे और दोनों फंक्शनल ग्रुप आपस में रिएक्ट करके एक नया फंक्शनल ग्रुप बना देंगे और इस तरह से हमारे पास क्या बन जाएगा, एक पॉलीमर। जैसे कि यहां सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1, ये हमारे पास कंपाउंड है टेरिपेथैलिक एसिड। इसका क्या नाम है, टेरिपेथैलिक एसिड। और हमारे पास ये जो एसिड है इसको आपकी बुक में ना इस तरीके से लिखा गया है, कार्बन और फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, और इसकी जगह आपकी बुक में लिखा हुआ C6H4, एक ही बात है। लेकिन जब मैं ओपन करके लिखूंगा तो इसको इस तरीके से लिखूंगा, इधर भी COH, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं या इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि यहां कार्बन, यहां भी कार्बन, फिर यहां 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन, ये फिर हाइड्रोजन, ये भी फिर ऑक्सीजन। ये एक हमारे पास मोनोमर है, किसके लिए, कंडेंसेशन पॉलीमर्स की फॉर्मेशन के लिए। हमारे पास यहां जो फर्स्ट एग्जांपल है उसके अंदर टेरिपेथैलिक एसिड हमने क्या लिया है, एज अ मोनोमर। कैसा लिया है, एज अ मोनोमर। अच्छा, इसका एक और नाम भी है, इस कंपाउंड का आप लिख सकते हो, इसको हम कह सकते हैं बेंजीन 1 और 4, क्योंकि ये बेंजीन है। अगर इसको 1 कंसिडर करोगे तो इसको 4 कंसिडर करोगे, अगर इसको 1 करोगे तो इसको 4 कैसे भला। अगर ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 होगी, ये 3 होगी, ये 4 होगी, तो दरमियान में बेंजीन 1,4 डाइओइक एसिड इसका नाम भी है। तो लेकिन टेरिपेथैलिक एसिड आपकी बुक में लिखा हुआ है तो मेरे ख्याल में ये लिखा रहने देना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक मोनोमर। जब इसका रिएक्शन में इथाइलिन ग्लाइकोल या इथेन 1,2 डायोल, ये इसका दूसरा नाम है, इन दोनों के साथ रिएक्ट करवाता हूं और इसके मैंने कितने नंबर्स लिए हुए, n नंबर्स, एनी नंबर। अब आपने ये कल भी पढ़ा था कि इस मोनोमर के आप जितने मर्जी मॉलिक्यूल ले लो, सेम इस तरह से इथाइलिन ग्लाइकोल जो कि सेकंड मोनोमर है, इसके भी आप जितने मर्जी मॉलिक्यूल ले लो। अब होगा क्या, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वहां से हम OH रिमूव करते हैं और जो अल्कोहल होता है, कौन सा वाला, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड, उसके अंदर से हम क्या रिमूव करते हैं, H। तो यहां से ये कुछ इस तरह से रिएक्शन होगा, ये मैं चलो ऊपर लिख लेता हूं, यहां से OH और यहां इससे H और इससे OH, ये दोनों मिलके H2O, ये क्या करेंगे, वाटर की फॉर्मेशन करेंगे, जो कि मैंने यहां नीचे लिखा, क्योंकि आगे जगह नहीं थी तो हम रिएक्शन को नीचे, प्रोडक्ट को नीचे लिखेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो ना, OH और H को रिमूव किया, वाटर बना। ये क्यों लिखा हुआ है ये अभी आपको मैं बता देता हूं, लेकिन उससे पहले ये चीज सुनने वाली है। अगर आप जब इनको कंबाइन करोगे, इनका रिएक्शन करोगे, तो अगर देखो ये वाला यूनिट जो है ना, इसमें से मैंने OH रिमूव कर दिया है। क्यों रिमूव किया है, क्योंकि इस सारे में से कार्बोक्सिलिक एसिड का OH जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, OH वाला पार्ट, वो रिएक्ट करता है। क्योंकि आपने पिछले चैप्टर के अंदर कहीं पढ़ा हुआ है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो 3 तरह के रिएक्शन शो करते हैं। कुछ में उसका सिर्फ H इन्वॉल्व होता है, कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें OH इन्वॉल्व होता है, कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें ये सारा ग्रुप रिमूव हो जाता है। अगर आपको याद हो, हमने एक रिएक्शन पढ़ा हुआ है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल जब रिएक्ट करते हैं तो अल्कोहल में से H और कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH ग्रुप दोनों रिमूव होके वाटर की फॉर्मेशन करते हैं और ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे। कंबाइन कैसे होंगे, अच्छा, जैसे कि अगर यहां से OH निकाला तो यहां से भी आपने OH को स्किप कर देना है। पीछे क्या बचा, ऑक्सीजन, ठीक है, सॉरी, हाँ, इधर मैंने ऑक्सीजन नहीं लिखा, ये आपने ऑक्सीजन लिखना है, ठीक है, यहां आपने ऑक्सीजन लिखना है, ये ऑक्सीजन, यहां बॉन्ड ओपन, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो ना, तो OH यहां से रिमूव हो गया, ये ऑक्सीजन ये वाला, फिर उसके बाद ये कार्बन ये वाला, ठीक है। अच्छा, एक मिनट, ये मैंने असल में यहां लिख दी है,
ये दोबारा, क्योंकि ये वाला ऑक्सीजन हमने ऊपर लिख दिया, ये बस ऐसे ठीक लिखा हुआ था, ठीक है। अब देखो ना, ये OH जब रिमूव हो जाएगा तो ये ऑक्सीजन ये वाला, ये कार्बन ये वाला, उसके बाद ये मैंने एक कार्बन जो है ना वो एक्स्ट्रा लिख दिया, यहाँ एक कार्बन, ये फर्दर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये वाला जो पोर्शन है ना उसको मैंने इस तरीके से लिख दिया है, फिर बेंजीन रिंग, फिर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये वाला, फिर यहां से क्योंकि मैंने OH रिमूव कर दिया था, यहां से H, तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो देखो ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन ये वाला नहीं है, ये ऑक्सीजन कौन से वाला है, ये ऑक्सीजन, तो ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन है किसका, ये अल्कोहल का, इथाइलिन ग्लाइकोल का है। तो ये ऑक्सीजन इधर, फिर CH2, फिर CH2, फिर यहां से हमने क्या रिमूव करना है, H, क्यों H रिमूव करना है, क्योंकि इस साइड से भी आपने H को रिमूव किया था। तो ये मेरे पास एक रिपीटिंग यूनिट बन गया, और यहां आपने N क्यों लिखना है, क्योंकि इसके भी आपने कितने मोल लिए हुए थे, N नंबर्स आप मोल्स लिए हुए थे, इसके भी N नंबर्स। तो ये मेरे पास एक क्या बन गया, पॉलीमर बन गया, जिसका नाम क्या है, पॉलीइथाइलिन। पॉलीइथाइलिन क्यों कहते हैं, क्योंकि CH2 ग्रुप को हम इथाइलिन कहते हैं। तो इसमें ढेर सारे क्या होंगे, जब ये पूरी लॉन्ग चेन बनेगी तो इसके अंदर CH2 बहुत ज्यादा होंगे, इसलिए क्या लिखा है, पॉलीइथाइलिन। और टेरिप्थैलेट, क्योंकि ये यहां से टेरिप्थैलिक एसिड था, उससे टेरिप्थैलेट बन गया। ये हमारे पास एक एग्जांपल है किसकी, कंडेंसेशन पॉलीमर की। अब यहां वाटर, क्योंकि यहां रिलीज हो रहा था, अब वाटर के ये नंबर्स लिखे हुए, क्या मतलब, फॉर एग्जांपल जितने हमारे पास, मैं आपके एक एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जांपल N की वैल्यू यहां 10,000 है, इसके मैंने कितने मॉलिक्यूल लिए, 10,000, इसके भी 10,000, टोटल दोनों को मिला के कितने मान गए, 20,000। तो 2 को N से मल्टीप्लाई किया, इधर अगर 10,000 है, इधर भी 10,000, तो 2 को मल्टीप्लाई करोगे 10,000 से तो ये 20,000, 20,000 में से -1 कर दो, इतने वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। लेकिन शर्त यह है कि जब आप इधर 10,000, इधर भी 10,000 लोगे। लेकिन अगर मैं यहां 5,000 ले लूं, यहां भी 5,000 ले लूं, तो टोटल बन गए 10,000। 10,000 में से एक कम कर दो तो उतने हमारे पास क्या होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। इसका मतलब हमारे पास अगर 10,000 पहले था, उसमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज करो, ये बच जाता है 9,999 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। आसान अल्फाज में जितने इसके मॉलिक्यूल्स होंगे, जितने इसके मॉलिक्यूल्स होंगे, दोनों को क्या करो, सम करो, एक उसमें से माइनस कर दो, इतने वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, क्योंकि इनके इक्वल नंबर्स ऑफ मोल्स रिएक्ट करेंगे। ये बात भी ध्यान में रखनी है। आप ये नहीं कह सकते कि इसके फॉर एग्जांपल 10,000 है, इसके आप 20,000 ले लो, या इसके 10 है, इसके 5,000, ऐसे नहीं करना, क्योंकि इसके इक्वल मोल्स आपस में रिएक्ट करते हैं। एक यहां से H, अल्कोहल में से H, और यहां से क्या रिलीज होता है, OH, दोनों मिलते हैं और उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या बन जाता है, एक पॉलीमर। तो ये मेरे पास सारा जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, ये एक पॉलीमर है जिसका नाम है पॉलीइथाइलिन टेट्रापेथाइलेट। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में होता है इसको आप रिपीटिंग यूनिट भी कहते हो, क्योंकि ये आगे कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, इसलिए आप सारा ड्रा नहीं कर सकते, सिर्फ इतना पोर्शन ही ड्रा करोगे। तो ये मेरे पास एक एग्जांपल है किसकी, कंडेंसेशन पॉलीमर की। एक ये एग्जांपल नंबर 2 पहले वाली एग्जांपल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादातर क्वेश्चन में आती होती है। ये हमारे पास एडिपिक एसिड है जिसका नाम है हेक्सेन डाइओइक एसिड। हेक्सेन क्यों कहा, क्योंकि एक कार्बन ये, 4 कार्बन ये, और ये 4, ये 5 और एक 6 कार्बन के लिए आप हेक्सेन का वर्ड यूज करते हो। डाई क्यों यूज किया, क्योंकि OIC इंडिकेट COOH बॉन्ड। इस पोर्शन को ना, इस फंक्शनल ग्रुप को किससे इंडिकेट करते हैं, OIC से। नाम लिखते हुए OIC लिखा जाता है। एक ये COH है, इधर भी COH है, 2 दफा COH ग्रुप है, इसलिए हमने क्या लिखा, हेक्सेन डाइओइक एसिड। अब यहां हमारे पास ये मोनोमर है, इसके कितने मॉलिक्यूल लिए मैं, N नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल। सेम एक और हमारे पास मोनोमर है जिसका नाम है इसका नाम थोड़ा सा मुझे लग रहा है, ठीक है, हेक्सामिथाइलिन डाइमाइन। हेक्सा क्यों लिखा है, क्योंकि अच्छा यहां ये भी मैंने गड़बड़ की हुई, यहां आपने 6 लिखना है। क्या लिखना है, 6 हेक्सामिथाइलिन, क्योंकि ये हमारे पास जो है ना CH2 ग्रुप, इसको हम क्या कहते हैं, मिथाइलिन ग्रुप। तो इसलिए हेक्सा क्यों लिखा है, यहां पे 6 मॉलिक्यूल है, किसके वाला, यहां भी मैंने वही सेम गड़बड़ की हुई है। तो यहां 6 लिखना है आप लोगों ने, यहां 4, यहां 6, यहां 4, यहां 6, ये ध्यान में रखना है। हेक्सामिथाइलिन ये CH2
टू ग्रुप को मिथाइलिन कहते हैं, हेक्सा मतलब 6 मिथाइलिन, और डाई का मतलब 2 NH2 ग्रुप को अमाइन कहते हैं। तो ये एक मोनोमर है, ये भी एक मोनोमर है। इसके भी आप कितने मॉलिक्यूल्स लोगे? n नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल। तो सेम यहां जो हमने काम किया कि एक मोनोमर में से OH और दूसरे में से H को रिमूव किया, इधर भी हम यही करेंगे, क्योंकि अगर आप यहां भी ध्यान से देखो ना तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका OH ग्रुप है, तो OH ग्रुप कौन रिलीज करेगा? हमारे पास एडिपिक एसिड का OH, और जो हेक्सा मिथाइलिन डायमाइन है वो अपना H रिलीज करेगा, यहां से H2O, ये भी वाटर की फॉर्मेशन होगी, और 2n-1 वाली बात आपको समझ आ चुकी होगी। तो अब आपने क्या करना है, ये रिलीज करेंगे तो इसको आप कॉपी पेस्ट करोगे, क्योंकि सेम जो मैंने यहां बात बताई कि जो हमारे पास एडिपिक एसिड है ये अपना OH ग्रुप रिलीज कर देता है ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन। जब पॉलीमर्स की फॉर्मेशन इसने करनी होती है तो ये अपना OH ग्रुप रिलीज कर देता है। यहां से मैंने OH ग्रुप को हटा दिया इस वजह से। फिर ये बॉन्ड मैंने ये लिखा हुआ है, फिर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये लिखा हुआ है, CH2 4 दफा, इसका मतलब ये 4 दफा है। ये बेसिकली किसको इंडिकेट करता है कि असल में ये इस तरह से है, CH2 ये वाला, CH2 कितनी दफा? 4 टाइम, 2 दफा, फिर 3 दफा, फिर 4 दफा। तो इस तरह से ये हमारे पास 4 दफा, बजाय ये इतना लंबा लिखने के हमने उसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिख लिया हुआ है। CH2 4 टाइम वो आ गया, फिर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये आ गया। अब क्योंकि यहां से OH और यहां से H हमने रिमूव कर दिया, तो ये कार्बन और ये नाइट्रोजन ये दोनों आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन थे, एक रिलीज हो गया, एक हाइड्रोजन बच गया आपके पास। फिर नाइट्रोजन के आगे क्या लिखा हुआ है? CH2 6 टाइम। फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, और ऊपर हाइड्रोजन लगा हुआ है, राइट साइड पे ये हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। क्यों रिलीज होगा? क्योंकि आपको मैंने बताया हुआ है कि जो हेक्सा मिथाइलिन डायमाइन है वो नाइट्रोजन से अपने दोनों तरफ से हाइड्रोजन को रिलीज करता है, और ये जो एडिपिक एसिड है या हेक्सेन डाइओइक एसिड ये अपना दोनों तरफ से OH रिलीज करता है, और ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं। तो इस तरह से ये मेरे पास एक पॉलीमर बना, और ये पॉलीमर का रिपीटिंग यूनिट मैंने लिखा हुआ है जिसका नाम है नायलॉन 66। ये एक पॉलीमर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और N क्यों लिखा? क्योंकि यहां भी N मॉलिक्यूल थे, इधर भी N मॉलिक्यूल। ये बेसिकली यहां नहीं लिखना चाहिए, ये आपको यहां लिखना चाहिए। सर वो मैंने आपको किस तरह से ये वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है ये लिखा, इस वजह से मैंने इसको ऊपर लिख दिया था, अदरवाइज आपने ये शुरू में लिखना है। तो अब वाटर के मॉलिक्यूल सेम वही बात, इसके अगर फॉर एग्जांपल 5000 मॉलिक्यूल्स हैं तो इसके भी 5000 होने चाहिए, क्योंकि इसके 5000 इसके 5000 के साथ रिएक्ट करेंगे, इसके 7000 होंगे तो इसके 7000 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेंगे, तो इक्वल नंबर होने चाहिए। इसलिए जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो जितने इनके नंबर्स होंगे उनको इसको और इसके नंबर्स को सम करके उसमें से -1 करना है, इतने वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। फॉर एग्जांपल एक इसका मॉलिक्यूल है, एक इसका मॉलिक्यूल, टोटल मिला के ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 2 में से -1 करोगे तो इसका मतलब जब एक इसका मॉलिक्यूल एक इसका, इन दोनों का एक एक रिएक्ट करेगा तो सिर्फ एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। अगर 2 इसके रिएक्ट करेंगे, 2 इसके रिएक्ट करेंगे तो टोटल मॉलिक्यूल कितने हो गए? 4। 2 + 2 4 में से -1 कर दो, इसका मतलब वाटर अब 3 मॉलिक्यूल रिलीज हो, वाटर के 3 मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। अगर इसके फॉर एग्जांपल 7 इसके हैं, 7 इसके, टोटल बन गए 14 में से -1 करो, इसका मतलब अब अगर 7 ये मॉलिक्यूल होंगे, 7 ये होंगे, तो अब जो वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे 14 - 1, 7 + 7 14 -1 कर दो, वो 13 आ जाएगा, तो 13 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। अगर इसके हमारे पास 100 मॉलिक्यूल है, इसके 100 है, तो दोनों को मिलाओ 200 बन गए। 200 में से -1 करो, इतने वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे जो कि 199 बनते हैं। मेरे ख्याल में ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी। सेम इस तरह से CH2 को आपने कितनी दफा यहां लिखना है? 6 टाइम। जिस तरह से यहां CH2 को 4 टाइम इस तरीके से लिखते होते हैं, इसको आप 6 टाइम लिखोगे, लेकिन वो बहुत लेंथी बन जाएगा, इसलिए हम अपनी आसानी के लिए इसको कंडेंस फॉर्म में लिख देते हैं कि ये 4 दफा CH2 है। यहां कितनी दफा है? 6 टाइम। ठीक है। अब जो हमारे पास नाइलॉन है इसके यूजेस हैं, या पॉलीएस्टर है, पॉलीमाइड है, इनके डिफरेंट यूजेस हैं कि इनको डेली लाइफ के अंदर कहां यूज किया जाता है। सबसे पहले लिखा हुआ है कि नाइलॉन को कारपेट बनाने के लिए भी यूज किया जाता है, क्लॉथ बनाने के लिए, कपड़े बनाने के लिए, रोप्स रस्सियां बनाने के लिए, और ऐसी रस्सी जो खराब नहीं होती या गलती नहीं है। कि अक्सर जो नेचुरल फाइबर से रोप्स बनाई जाती हैं उनका लाइफ टाइम बहुत कम होता है, 1-2 साल के बाद वो
खत्म हो जाती हैं, वो टूटना शुरू हो जाती हैं। लेकिन नायलॉन से बनी हुई रोप्स वो खराब नहीं होती, रोप मतलब वो खराब नहीं होती। एंड टूथब्रश, जो टूथब्रश होते हैं इसके ऊपर जो हेयर्स होते हैं वो भी किसके होते हैं, या पूरा वो प्लास्टिक किसका होता है, वो नायलॉन का बना होता है। तो नायलॉन की डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूजेस है, कारपेट, क्लॉथ, रोप्स और टूथब्रश वगैरह को बनाने के लिए भी यूज करते हैं। नायलॉन का फायदा ये एक तो ये स्ट्रॉन्गर होता है, ड्यूरेबल, बहुत लंबे अरसे तक चलता है। किससे ज्यादा चलता है, नेचुरल फाइबर सच एज कॉटन। जो कॉटन है ये आपको पता है प्लांट में से हमें मिलता है और उससे आप डिफरेंट फाइबर कपड़े वगैरह बनाते हो। लेकिन जो नेचुरल फाइबर कॉटन से बने हुए कपड़े हैं वो कम टाइम गुजारते हैं, लेकिन जो नायलॉन से बना हुआ फाइबर है कपड़े हैं वो बहुत अरसा तक चल जाते हैं। फिर उसके बाद पॉलीएस्टर, जो कि हमने भी देखा, ये किसकी एग्जांपल है, कंडेंसेशन पॉलीमर्स की। वो पॉलीएस्टर ये वाला मतलब ये यहाँ ये वाला लिंकेज जिन पॉलीमर्स के अंदर होगा, वो पॉलीमर्स उनके यहाँ यूजेस बताए हुए कि वो एक तो इंपॉर्टेंस बताई हुई है, यूजेस बताए हुए, क्लॉथ के अंदर यूज होता है। क्यों यूज होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल, एक उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है और दूसरा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, लंबे अरसे तक चलते होते हैं। ठीक है, उसके बाद टायरिलीन which can give permanent crease useful for the trouser। क्या मतलब है इसका, कि जो हमारे पास ना टेराइलिन, ये भी एक हमारे पास एक फाइबर है, पॉलीमर की एग्जांपल है। ये एक ऐसा पॉलीमर है जो ट्राउजर के अंदर, जो जब आप आयरन करते हो ना कपड़े, तो उसमें एक ना लाइन नजर आती है जहां से फोल्ड आप करते हो कपड़े को, उस जो लाइन है उसको हम क्या कहते हैं, क्रीज। तो परमानेंट क्रीज वो खूबसूरती के लिए, वो बेसिकली कपड़ों में जब कपड़ों को जब आयरन करते हैं, इस्त्री करते हैं, तो उसमें वो नेचुरली एक लाइन आनी होती है। तो वो लाइन बेसिकली खूबसूरती में काउंट होता है, अच्छी चीज मानी जाती है। उस क्रीज को परमानेंट बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कौन सा फाइबर, ट्राइलिन को यूज किया जाता है, जो ट्राउजर में और ज्यादा खूबसूरती लेके आता है। तो ये चंद एक यूजेस थे, और ये हमारे पास सेकंड टाइप थी पॉलीमर की, जिसका नाम है कंडेंसेशन पॉलीमर। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल में ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमर्स है, इनमें से इस दफा एक क्वेश्चन लाजमी आएगा।